नमस्कार। तो आपको पता है कि हमने क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो एक सीरीज़ जो है वो चलाई है। इस क्लास 3 के एग्ज़ाम की सीरीज़ में जो है हम इम्पोर्टेंट इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। और देखिए, ये बात नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 में ही हेल्प मिलेगी। आपको टीजीटी हो गया, टेट का पेपर खास तौर पर हो गया, आपका जेबीटी का पेपर हो गया, इन पटवारी का पेपर अगर होता है, कांस्टेबल का पेपर अगर होता है, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपके वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रिजल्ट आप खुद ब खुद जो है वो देखेंगे जब आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप। तो ध्यान से पढ़िए, नॉट पूछा गया है कि कौन सी जो है वो खरीफ के मौसम में पैदा नहीं की जाती। हमने दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, एक हमने राबी क्रॉप्स पढ़ी हैं, एक हमने खरीफ क्रॉप्स जो है वो पढ़ी हुई हैं। राबी क्रॉप्स हमने कौन सी क्रॉप्स पढ़ी हैं जो कौन से महीने में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो बोई जाती हैं, और मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में जो है वो काट ली जाती हैं। और हमने खरीफ क्रॉप्स में पढ़ा है जो जून के महीने में जो है वो उगाई जाती हैं, और सितंबर के महीने में जो है वो काट ली जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो आजकल आपने कौन सी फसल जो है वो काटी है? देखिए, आजकल अगर राइस होंगे किसी को तो राइस काट लिए गए होंगे, बाजरा होगा, मिलेट्स जो होंगी वो भी आजकल ही होते हैं, मेज हो गया मक्का वो भी आजकल ही होता है, और जौर हो गया वो भी आजकल ही होता है, और ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बच गई, ऑप्शन सी, जौ और मस्टर्ड। ये जो जौ और मस्टर्ड्स है ना, ये आपने ध्यान रखना है कि जौ और सरसों ये कौन सी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं? ये राबी क्रॉप के जो हैं वो एग्जाम्पल हैं। ये अभी बोए जाएंगे। अब जब बोए जाएंगे तो ये किसके साथ बोए जाएंगे? उस टाइम जो है वो व्हीट भी बोया जाता है। व्हीट बोले जो आपका गेहूं होता है, जो आटा चपाती आप खाते हैं ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा मस्टर्ड हो गया, लाइन सीड हो गया, ग्राम्स हो गया, पी हो गया, और कैस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राबी क्रॉप में जो है वो आती हैं। तो राबी और खरीफ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नहीं भूलना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि भारत का रैंक जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा है, दुग्ध उत्पादन में कौन सा है। अगर हम बात करें ना कि इंडिया का रैंक जो है वो दूध की प्रोडक्शन में कौन सा है, तो पहला ही रैंक इंडिया का जो है वो दूध की प्रोडक्शन में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है अगर कोई, तो मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताए हैं। कन्फ्यूज़न मत रखना कोई भी, किसी भी तरह का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलते हैं विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली बनता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके पास वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिकतम है। तो वो है इन ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में जो है वो क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है। इस तरह का एक जो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो कहाँ पर शेयर किया था, शायद टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। उसमें पहली बात आपने क्या ध्यान रखनी थी कि वाइल्ड लाइफ वीक की बात की गई थी, कि वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कब से लेकर कब तक मनाया जा रहा है। तो ये 2 अक्टूबर से लेकर जो है वो 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। उसी में दिया गया था कि इंडिया में जो है वो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो कितना है, तो वो है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। इतना हमारे पास टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो पूरी कंट्री में है हमारी। और फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो पूरे जियोग्राफिकल एरिया का जो है वो 24.62% जो है वो कवर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, 24.62% जो है ये कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इतना याद रख लिया तो बहुत है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने में आपका काम चल पड़ेगा। और मणिपुर का तो आपको पता चल ही गया कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं डायमंड माइंस आर फाउंड इन, कि डायमंड जो हीरे की खदानें हैं वो कहाँ पर जो है वो पाई जाती हैं। हीरे की खदानें पन्ना में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। अब ये कई बार एग्जामिनर बड़ा शार्प होता है, वो क्या करता है, वो पूछ लेता है कि पन्ना डायमंड की जो खदानें हैं वो कौन से स्टेट में स्थित हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि पन्ना डायमंड की जो माइंस हैं वो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना डायमंड की माइंस। और हमारे पास माइंस के रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं?
अब देखो माइंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो पन्ना डायमंड की माइंस होगी। डायमंड की माइंस हमारे पास बुंदेर में भी है। बुंदेर जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। हमारे पास गोल्ड की माइंस भी जो है वो हैं, तो कोलार गोल्ड की माइन, ये आपने ध्यान रखना है कि कोलार गोल्ड की माइन कहाँ पर है, कर्नाटक में जो है ये स्थित है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हाथी गोल्ड माइन है। हाथी गोल्ड माइन जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी कर्नाटक में ही जो है वो पड़ता है। और अगर हम बात करें उसके बाद कि मैग्नीज की गोल्ड माइंस कहाँ पर है, मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीज की गोल्ड माइंस, तो नागपुर जो है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वो इसके लिए अच्छे से जाना जाता है। कॉपर की गोल्ड की माइंस की बात करें, कॉपर माइंस की बात करें तो खेतरी, खेतरी आपने नहीं भूलना है। खेतरी बहुत बार एचएएस में भी पूछा गया है और अदर एग्जाम में भी पूछा गया। खेतरी ये राजस्थान में जो है वो पड़ता है। संबलपुर में भी कॉपर की माइंस हैं, ये उड़ीसा में पड़ता है। हजारीबाग जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर भी कॉपर की माइन जो है वो स्थित है। अगर हम आयरन माइंस की बात करते हैं तो रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वो काफ़ी फेमस है आयरन माइंस के लिए। और कोल की माइंस तो आप नहीं भूल सकते ना। कोल्स की माइन एक तो झारखंड के झारिया में स्थित है, झारखंड का झारिया आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर बोकारो, बोकारो गोल्ड माइंस ये भी झारखंड में स्थित है, ये भी आपको याद रहनी चाहिए। एक नेवेली जो है करके है, नेवेली करके जो ये है ना, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में जो है वो स्थित है, तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, इतना हो गया। तो इतना अगर आपने याद रख लिया तो काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी माइंस हमने यहाँ से जान ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ करेक्टराइज्ड बाय, तो बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को किसके द्वारा विशेषीकृत किया जाता है। तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको जो है वो ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जन्म दर में वृद्धि एवं घटती मृत्यु दर को लेकर जो है ये इसको करेक्टराइज जो है वो किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं बहुत बार कि हमारे पास जो है वो काफ़ी यंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, और पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एक्चुअली में होता क्या है, देखो बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, अब कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास बूढ़े बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनके पास मतलब 60 साल से ऊपर के लोगों की एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे जापान जैसी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। चाइना में भी यही इशू आया था। पहले चाइना ने बर्थ पॉलिसी जो था वो बनाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी जो था वो चाइना ने बनाई थी, अब उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि चाइना के पास उस टाइम बड़ी यंग पॉपुलेशन थी। अब यंग पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी जो है वो होती जा रही है, तो चाइना ने उसको हटा दिया ताकि उनके पास यंग पॉपुलेशन जो है वो फिर से आ सके। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त की कगार पर है। अगर हम अगर हम बात करेंगे ना कि एंडेंजर्ड स्पीसीज इनमें से कौन से प्रजाति विलुप्त होती हुई नज़र आ रही है, तो इनमें से इसको तो स्क्रैप कर दिया गया है वैसे, परंतु हम कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि रेड पांडा स्पीसीज़ आपने सुनी होगी। रेड पांडा जो है ना ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में जो है वो आता है, और इसको जो है वो लीगली प्रोटेक्शन मिली है अब इंडिया में, भूटान में, चाइना, नेपाल, म्यांमार में ऐसे इनका शिकार नहीं किया जा सकता, अब ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लेफ्ट मोस्ट इन केस ऑफ, तो बोलते हैं कि हरित क्रांति का असर निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक पड़ा। तो हरित क्रांति का असर सबसे अधिक जो था वो व्हीट पर पड़ा था, गेहूं पर पड़ा था। अभी हमने गिरिराज पत्रिका में हरित क्रांति के बारे में पढ़ा भी था, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में चली थी उसके फादर जो है वो किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनका भी निधन हुआ था, तब ये चर्चा में आया था। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में 1960s में, स्पेसिफिक रूप से 1966 में जो था ये देखने को मिलती है हमें ग्रीन रेवोल्यूशन, और लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो था वो हुआ करते थे। ये जो था वो थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था पूरे वर्ल्ड का, और पूरे वर्ल्ड में अगर हम फादर की बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन का किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलैग को जो है वो कहा जाता है। MS स्वामीनाथन तो इंडिया में जो है वो जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हमने जाना था कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो था वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी, तो विलियम S गॉड के द्वारा जो था ये सबसे पहले जो था वो इस्तेमाल की गई थी। बस इतना याद रख लें हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बोलते हैं द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इज, तो जानवरों का जो वैज्ञानिक नाम है उसको लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जानवरों का नाम लिखने के लिए लैटिन भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
आमतौर पर पूछ लिया जाता है एक आध क्वेश्चन इस भाषाओं के बारे में, तो ये पूछा गया तो ऐसा पूछ लिया जाएगा। स्कर्बी बोलते हैं एक डिजीज़ है, ये किससे जो है वो होती है, किससे रिलेटेड है ये, तो ये स्किन से रिलेटेड जो है वो है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब हम बात करेंगे यहाँ से पूरा विटामिन्स के बारे में जानते हैं। तो देखो हमारे पास दो तरह की विटामिन होती हैं, किस किस तरह की, एक होती है हमारे पास वाटर सॉल्यूबल विटामिन, वाटर सॉल्यूबल होती है, एक होती है हमारे पास फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो होती है उसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B11 ये सारी जो है वो आती हैं, B12 और विटामिन C भी जो है वो वाटर सॉल्यूबल में ही आती है। और हमारे पास जो फैट सॉल्यूबल है उसमें विटामिन A आता है, विटामिन D आता है, विटामिन E आता है, विटामिन K आता है। अगर हम बात करते हैं ना स्कर्वी की, तो स्कर्वी जो है वो किसकी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये विटामिन C की डेफिशिएंसी से जो है वो होता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन C का जो है वो केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C जो है इसकी कमी कैसे पूरी होगी, लेमन अगर आप खाएंगे, ऑरेंज खाएंगे, कोई खट्टे फ्रूट आप खाएंगे तो इसकी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। हमारे पास और भी विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनल है। विटामिन डी हो गया, इसका केमिकल नाम जो है वो कोलिसेरिफिरोल है, ये आपने ध्यान रखना है। विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफिरोल है, विटामिन के का केमिकल नाम फिलोकिनन है। तो इनके केमिकल नाम आप ध्यान रखें। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक रिकेट रोग होता है, रिकेट जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से जो है वो होता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बता देंगे। आगे बोलते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन दी एलिमेंट्री कैनालिस, तो बोलते हैं आहार नाल में स्टार्च के पाचक का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना वो ग्लूकोज होता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ग्लूकोज जो है वो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होता है। अब देखिए हम बात करें डाइजेशन सिस्टम की। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फूड की डाइजेशन के लिए सबसे नॉर्मल चीज़ जो है वो क्या होती है, जो चाहिए होता है, तो एंजाइम फूड की डाइजेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर स्टार्च दिया गया है ना, स्टार्च, तो स्टार्च जो है स्टार्च की डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, तो सलाइवा जो आपका होता है ना, सलाइवा हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इंसान में अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, डाइजेशन हमारी माउथ से ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से ही ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो दो तीन क्वेश्चन आपने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं अ यूनिवर्सल डोनर हैज़ विच ब्लड ग्रुप, तो बोलते हैं कि यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं ना, आपको पता है यूनिवर्सल ब्लड में जो है वो यूनिवर्सल डोनर भी होते हैं और यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी होते हैं। डोनर वो होते हैं कि जो अपना खून सभी को दे सकते हैं, और रेसिपिएंट वो होते हैं जो सभी का खून जो है वो ले सकते हैं। तो डोनर होते हैं जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इनको जो है वो क्या कहते हैं, इनको यूनिवर्सल डोनर जो है वो कहा जाता है। और अगर रिसिप्टर की बात करें कौन से होते हैं तो वो भी पता होना चाहिए। तो ए बी जो है ये ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये होता है रिसिप्टर, ये आपने ध्यान रखना है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक डोनर का हो गया, एक रेसिपिएंट का हो गया, ये काफ़ी है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट ह्यूमन, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि अडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब आपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, स्पाइनल कॉर्ड कितनी हड्डियों को मिलकर बनती है, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होती हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है वो 33 बोन्स जो हैं वो होती हैं, 33 हड्डियां जो हैं वो होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो लार्जेस्ट बोन होती है ना, लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, ये आपने ध्यान रखना है, FEMUR, फीमर जो है वो इसको कहते हैं, जो लार्जेस्ट बोन जो है वो होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से, लॉन्गेस्ट बोन भी जो है वो पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट बोन भी ध्यान रखना है, सबसे छोटी बोन जो है वो कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेप्स, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन का जो है वो पता चल गया। आगे देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन हायर अमाउंट, तो बोलते हैं कि उत्तेजना के दौरान कौन सा हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में जो है वो छोड़ा जाता है, तो उत्तेजना के दौरान जो है वो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ऑप्शन सी एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है। चलो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। हार्मोन के बारे में तो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़े तो हैं परंतु बहुत पहले जो है वो पढ़े हैं, अब याद भी नहीं रहे होंगे और थोड़े थोड़े याद रहे होंगे अगर रहे भी होंगे। बोलते हैं कौन सा हार्मोन है जो बॉडी में जो है वो
ग्लूकोज को जो है वो रेगुलेट करता है। मतलब हमारा जो ब्लड होता है ना उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो मात्रा को वो रेगुलेट करता है कि इतनी मात्रा में चाहिए, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन, वो आपने ध्यान रखना है। और एक होता है हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, ये कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये आपने ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है ये कहा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और आप यहाँ पर ना ऑप्शन में सेरोटिन दिया गया है। सेरोटिन ये जो हार्मोन होता है ये किसके लिए जो है वो हेल्प करता है, तो स्ट्रेस को कॉप करने में जो है ये हेल्प करता है, कॉपिंग इन स्ट्रेस में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को कॉप करने में जो है कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। बहुत क्वेश्चन हो गए हार्मोन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओशन करंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ओशन करंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एक ओशन करंट जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेशन और रेडिएशन। अब देखो सबसे पहले कंडक्शन को समझेंगे, फिर कन्वेक्शन को समझेंगे, फिर रेडिएशन को जो है वो समझेंगे। क्या होता है, आप जब भी खाना बनाते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं तो आप क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं, गैस के ऊपर जो है एक बर्तन जो है वो रख देते हैं। अब गैस के ऊपर जो बर्तन होता है ना वो गर्म होता है, तो बर्तन गर्म हो रहा है वो क्या है, वो कंडक्शन है, जो बर्तन जो है वो गर्म हो रहा है। और बर्तन के अंदर की जो चीज़ गर्म हो रही है वो क्या है, वो कन्वेक्शन है, वो कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल है। और वहाँ से जो हीट निकल रही है ना, हीट निकल रही है, अगर आप ऊपर हाथ लगाएंगे क्या होता है, तड़का लगाया जाता है तो उससे सारे कमरे में जो है वो धुआं फैल जाता है, तो वो क्या है, वो रेडिएशन है, ठीक है। वेव्स की फॉर्म में जो है वो पूरे कमरे में जाकर फैल जाता है। तो तीनों एग्जांपल आपको समझा गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू। तो बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज की तुलना में किसकी तुलना में जो है वो अल्ट्रा वायलेट विकिरण की जो है वो अधिक ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशन, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से ये ध्यान रखना है कि अर्थ की जो प्रोटेक्शन होती है ना अल्ट्रा वायलेट रेज से, वो कैसे होती है, वो ओजोन लेयर के थ्रू होती है। ओजोन लेयर है हमारे पास जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है वो क्या करती है, रक्षा करती है एक तरह से। और कहा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर जो है कम हो रही है, गल रही है एक तरह से। और ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है पॉल्यूशन से, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे जो है ये हो रहा है। और इसीलिए अलग अलग बीमारियां जो हैं, जैसे स्किन कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज से अब बन रही हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रॉक सॉल्ट कंटेन्स विच मिनरल। तो बोलते हैं रॉक सॉल्ट में कौन सा मिनरल जो है वो होता है, रॉक सॉल्ट में जो है सोडियम जो है वो होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु आप मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना, जो जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं, वो कौन से ईयर में एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था और कब तक जो था वो चला था, कब से लेकर कब तक चला था। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, हिमाचल जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा आप थक गए होंगे अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ के, अब हिमाचल जीके पढ़िए, माइंड जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाएगा। बोलते हैं घड़ासरू लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घड़ासरू झील कहाँ पर स्थित, आपको एकदम से ध्यान आना चाहिए कि चंबा जिले में जो है वो स्थित है। चंबा में और कौन कौन सी लेक्स स्थित हैं ये भी आपके माइंड में जो है वो तुरंत दौड़ना चाहिए। चंबा में जो है वो खजियार झील जो है वो आती है। अभी मणिमहेश यात्रा चंबा में हुई, मणिमहेश जो झील है, मणिमहेश लेक जो है वो भी चंबा में आती है। चंबा में एक डल झील करके भी जो है वो झील आती है, उसका पूरा नाम है लामा डल झील। तो लामा डल झील ध्यान रखना है कि ये चंबा में जो है वो आती है। चंबा में एक रावी नदी के ऊपर भी जो है वो झील बनी हुई है, जिसको चमेरा झील कहते हैं या फिर चमेरा डैम जो है वो जिसको कहा जाता है। चंबा के अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। ऊना में कोई मुख्य रूप से झील नहीं देखने को मिलती, हमीरपुर में भी नहीं देखने को मिलती, बिलासपुर में हमें देखने को मिल जाती है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील पूछा जाए किस तरह की झील है, ये आर्टिफिशियल झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील में से एक है। और हिमाचल प्रदेश में इस झील की लंबाई जो है, इनकी झील की जो लंबाई है ना वो 88 किलोमीटर है टोटल, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 168 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैला हुआ है। और आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास और भी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग झील्स हैं, जैसे कि हमारे पास बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, कुल्लू में मनतलाई झील आती है, दसहर झील आती है, सरियोलसर झील आती है, कुल्लू में सरवालसर झील आती है, और भृगु झील जो है वो कुल्लू में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, यूनामसो, ढंकर, ये सारी झीलें जो है वो लाहौल स्पीति में आती हैं।
अगला क्वेश्चन देखें 22 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं गसोता फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गसोता मेला बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो लगता है। अगर हम गसोता मेले की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में जो है वो लगता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर ज़िला हमारा एक इम्पॉर्टेंट ज़िला है क्योंकि इसकी लिटरेसी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और इसकी जो एरिया है ना वो सबसे कम है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने ध्यान रखना है कि और भी फेयर फेस्टिवल हिमाचल में होते हैं। वो कौन कौन से फेयर फेस्टिवल है, मैं कुल्लू के दशहरे से जो है वो स्टार्ट करूंगा। इंटरनेशनल लेवल का मेला है, अभी जो है वो लगने वाला है कुल्लू का दशहरा। 1651 के आसपास ये स्टार्ट किया गया था। उस टाइम जो था वो ये स्टार्ट किया गया था राजा जगत सिंह के द्वारा। और ध्यान रख रहे हैं कुल्लू में ढालपुर मैदान है जहाँ पर ये मेला जो है वो होता है। कुल्लू में डुंगरी माता का मेला भी लगता है। माता डुंगरी को जो है वो हडिम्बा माता के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। उसके बाद अगर हम चलें बिलासपुर की ओर, तो बिलासपुर में जो है वो एक तो नैना देवी माता का मेला लगता है। बिलासपुर में नलवाड़ी मेला लगता है जो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। और कांगड़ा में बात करें तो कांगड़ा में कालेश्वर मेला जो है वो लगता है, इंपॉर्टेंट मेला है। कांगड़ा के नूरपुर में जो है वो नगनी मेला जो है ये भी लगता है। तो नागिनी मेला ध्यान रखना है ये कहाँ पर लगता है। अगर हम बात करें कि और किस तरह के मेले जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि चंबा का जो चंबा के चौगान में जो मेला लगता है जिसको मिंजर मेला कहते हैं वो बहुत फेमस है। चंबा में सूही मेला भी जो है वो लगता है। और सूही मेला के अलावा चंबा में भरमौर यात्रा भी जो है वो होती है। उसके बाद अगर हम मंडी की ओर चलें तो मंडी में जो है वो माहूनाग मेला जो है वो लगता है। मंडी में जो है वो छेशु मेला भी जो है वो लगता है। और मंडी में ही शीतला माता का मेला भी जो है वो लगता है। हमीरपुर की बात कर रहे थे तो हमीरपुर में जो है वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। दियोटसिद्ध नाम है यहाँ का, दियोटसिद्ध मेला हमीरपुर में जो है वो लगता है। सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस है। तो सुजानपुर टिहरा की होली जो है ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी फेमस है, ये भी हमीरपुर में ही जो है वो होती है। लवी मेला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। लवी मेला जो है वो शिमला में लगता है। ट्रेडिंग फेयर जो था ये हुआ करता था, ट्रेड इसमें जो था वो पहले के टाइम में होता था। आगे 23 में बोलते हैं बिनवा इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। बिनवा जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये ब्यास की जो है वो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ब्यास की ये सहायक नदी है। तो अगर हम बात करें कि ब्यास की और भी क्या कोई सहायक नदियां हैं, ब्यास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। बेशक ब्यास हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी नहीं है, लंबी नदी का खिताब सतलुज के पास है, परंतु इसकी ब्यास की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा है। वो कौन कौन सी हैं उनको रिवाइज करते हैं। ये देखिए आप, ब्यास की सहायक नदियों में जो है लूणी आ जाता है, बेन आ जाता है, बाणगंगा आ जाता है, उहल, बनेर, चक्की, गज, हारला, पतलीकुल, सैंज, सुकेती, मामुनी, तीर्थन, कुनहा, मान, फोजल, हंसा, जियोनी, देहर, सोलांग, मनालसू, ये सारी जो है वो आ जाती हैं। लगभग 256 किलोमीटर जो है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, ये भी ध्यान रखना। देखिए पिछले कल मैंने आपके साथ ये लेक्स का जो था वो डायग्राम शेयर किया था, तो लेक्स आपने देख ली होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो था वो मैंने जो था वो शेयर किया था आपके साथ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको शेड्यूल्ड वे में टेस्ट मिलेंगे, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट कुछ दिनों के बाद, तीसरा टेस्ट फिर और कुछ दिनों के बाद, 10 टेस्ट जो है वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि पहला टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कमियां लगेंगी, दूसरे टेस्ट में वो इम्प्रूव करें, फिर दूसरा टेस्ट दें, फिर दूसरे टेस्ट के बाद कुछ दिनों का गैप और मिलेगा, फिर उन जो पहले और दूसरे में कमियां हैं उनको तीसरे टेस्ट के लिए तैयार करें और तीसरे टेस्ट को अच्छे से दें। अगर आप ये समझकर इन टेस्टों को प्रैक्टिस करेंगे कि ये फाइनल टेस्ट हैं आपके, तो आपको डेफिनेटली जो है वो सिलेक्शन मिलेगी। और 10 टेस्टों तक जब आप पूरे सॉल्व करेंगे ना एज़ पर शेड्यूल्स, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ जो है वो सीख लिया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं भाभा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाभा घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। भाभा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वो आती है। 24 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब भाभा जो है वो किन्नौर में आती है। भाभा के अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वैलीज हैं, देखो हम किन्नौर से ही स्टार्ट करते हैं। किन्नौर में जो है वो सांगला वैली जो है वो आता है। सांगला वैली को बसपा वैली भी जो है वो कहते हैं। किन्नौर में यूला वैली भी आती है, वेंगर वैली भी जो है वो यहाँ पर आती है। ये सहायक नदियाँ भी हैं वैसे तो। और अगर हम बात करते हैं किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा वैलीज आती हैं, पत्तन वैली भी कहते हैं। और मंडी की बात करें तो मंडी की बल वैली नहीं भूल सकते आप, बल वैली मंडी की इंपॉर्टेंट वैली है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पार्वती वैली जो है वो आ जाती है। सोलंग वैली कुल्लू में आ जाती है। कुल्लू खुद ही एक घाटी है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपने ध्यान रखना है।
और इसके अलावा पूछ लिया जाता है सवांग घाटी कहाँ प्रसिद्ध है। सवांग घाटी जो है वो ऊना में पड़ती है। सवां रिवर भी है जिसको रिवर ऑफ सौरो या फिर शोक की दरिया जो है वो ऊना में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इंद्रकिला माउंटेन पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये पीक जो है वो कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो पड़ती हैं और किस तरह से वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती हैं, तो सबसे पहले आपने इंद्रकिला जो है वो जान लिया। इंद्रकिला कहाँ पर पड़ता है, ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। इंद्रकिला के अलावा आपने कुल्लू में ही ध्यान रखना है कि कुल्लू में जो है वो श्रीखंड पीक भी जो है वो पड़ती है, ये भी आप ध्यान रखें। पतालसू पीक कुल्लू में पड़ती है, वो भी आपने पतालसू पीक भी जो है वो ध्यान रखनी है। दिब्बी बोकरी पिरामिड आपने ध्यान रखना है, ये भी कुल्लू में जो है वो पड़ता है। कुल्लू के अलावा आपने ध्यान रखना है कि सिल्ला चोटी जो सबसे हाईएस्ट पीक कही जाती है हिमाचल प्रदेश की, 7025 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है, ये किन्नौर में पड़ती है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि एक मनीरंग पीक भी आती है, मनीरंग पीक जो है वो स्पीति में पड़ती है, उसका भी ध्यान रखें। किन्नर कैलाश आता है, ये किन्नौर में जो है वो पड़ता है। गेफांग पीक आती है, गेफांग पीक लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। और सोलंग पीक आती है, सोलंग वैली भी है, सोलंग पीक जो है वो कुल्लू में स्थित है। सोलंग पीक की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 5975 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। सोलंग के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इंद्रकिला की हाइट कितनी है। इंद्रकिला जो कि कुल्लू में पड़ता है, इसकी हाइट है 4940 मीटर, 4940 मीटर जो है वो इसका अप्रॉक्सीमेटली एल्टीट्यूड है। और इसी तरह से जो है वो एक चूड़धार भी जो है वो आती है। चूड़धार शिमला सिरमौर बॉर्डर पर जो है वो पड़ती है, सिरमौर में मुख्य रूप से ये वैसे पड़ती है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड है 3647 मीटर, 3647 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। तो ये आपने जान लिया अलग अलग माउंटेन पीक्स के बारे में, अलग अलग क्वेश्चंस आपने यहाँ से क्लियर कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छा, टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे हमें, टेलीग्राम पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज का भी, व्हाट्सएप का भी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। allexam31 करके जब आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पिछले कल PDF भी प्रोवाइड करवा दी गई थी, हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।